नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और आज उस स्पेशल बुलेटिन में बात करेंगे अब डायरेक्ट चुनाव की। जी हां, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तस्वीर बदल गई है। अब नगर पालिका और परिषदों के अध्यक्ष को चुनने का अधिकार सीधे जनता को मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लिया है और डायरेक्ट चुनाव की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। इसी पर देखते हैं खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 397 नगर पालिकाओं और परिषदों में अब जनता ही अध्यक्ष चुनेगी। मुख्यमंत्री मोहन सरकार ने मंगलवार को मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2025 पास कर दिया। इस फैसले के बाद 2027 में होने वाले चुनाव सीधे होंगे, यानी अध्यक्ष को चुनने का हक अब पार्षदों के पास नहीं होगा बल्कि मतदाताओं के पास होगा। साल 1999 से 2014 तक अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता करती थी, लेकिन 2019 में कमलनाथ सरकार ने इसे बदलकर अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू कर दी थी। कोरोना महामारी के चलते चुनाव टल गए और 2022 में जब वोटिंग हुई तो अध्यक्ष पार्षदों के वोट से चुने गए। अब मोहन सरकार ने एक बार फिर सीधे चुनाव का रास्ता खोल दिया है। अध्यक्ष पद पर अविश्वास प्रस्ताव की नई व्यवस्था भी तय हुई है। अब 3/4 पार्षदों को ही अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार होगा और अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो राज्य निर्वाचन आयोग खाली कुर्सी भरी कुर्सी चुनाव कराएगा। इसमें जनता ही तय करेगी कि अध्यक्ष पद पर रहेंगे या हटेंगे। राजनीतिक जोड़ तोड़ और अस्थिरता यही वो कारण थे जिनकी वजह से मोहन सरकार ने डायरेक्ट चुनाव को सही ठहराया है। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद स्थानीय निकायों की राजनीति में न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि स्थिरता भी आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्पष्टता के साथ मानना रहा था कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्था में हमारी सबसे मजबूत बॉडीज हैं उनका निर्वाचन डायरेक्ट जनता के माध्यम से हो, जनता के मनमाफिक प्रतिनिधि उनके क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करें और विकास के कार्यों का सुचारू रूप से संचालन करें। और राजनीतिक अस्थिरता जो स्थानीय स्तर पर लगातार देखने को मिलती थी, पार्षदों की खरीद फरोख्त का विषय कई बार संज्ञान में आता था, तो इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए एक सशक्त और मजबूत नेतृत्व को प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया है। कमलनाथ जी की सरकार जो पूरी तरीके से भयक्रांत थी कि उनके अपने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के नहीं आ सकते, उस स्थिति में उन्होंने खरीद फरोख्त को कहीं न कहीं बढ़ाने के लिए, उसकी एक व्यवस्था को कायम रखने के लिए और अपने प्रतिनिधियों को महापौर और नगरीय निकाय के अध्यक्ष के पदों पर पहुंचाने के लिए इस व्यवस्था को लागू किया था, जिसको मध्य प्रदेश की जनभावना का सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने संशोधन का निर्णय लिया है, जो अब मध्य प्रदेश में लागू होगा और मध्य प्रदेश की जनभावना को सर्वोपरि रखते हुए हमारी सरकार काम करेगी। सरकार का काम यह है कि जो सही फैसले हैं उनको बदलना, और ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। माननीय कमलनाथ जी के समय, कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय हमने जो निर्णय लिया था, वो निर्णय हमने सबसे राय करके, मशवरा करके लिया था, जो वास्तव में ज़मीनी हकीकत थी उसको मद्देनज़र रख के लिया था। अब सरकार तो चाहती है कि कैसे भी करके धनबल से, बाहुबल से और उनके जितने भी हथकंडे हैं उन सबको अपनाए और अपने लोगों को वहां पर बिठाए इनके प्रकार। डायरेक्ट चुनाव के फायदों की बात करें तो इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, अस्थिरता खत्म होगी, जनता को सीधा अधिकार मिलेगा। तो अब मध्य प्रदेश के शहरी निकायों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अध्यक्ष पद का चुनाव सीधे जनता करेगी। ये फैसला आने वाले चुनावों में कितना असर दिखाता है ये भी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ये तय है कि जनता को सीधा अधिकार मिलेगा और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। तो देखिए, अब ये पूरा मुद्दा सामने आने के बाद कहीं ना कहीं इस पर चर्चा भी होने लग गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही की ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। मौसम बिसेन हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। डॉक्टर विक्रम चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। अजय वोकिल, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग द्वारे जी जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी अजय वोकिल जी आपकी ओर, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक लंबी प्रक्रिया है। इतने सालों से पहले डायरेक्ट चुनाव हो रहा था, फिर उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया गया और अब वापस से डायरेक्ट का फैसला लिया जा रहा है। आखिर सही क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन ही ज्यादा सही है। कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये व्यवस्था तो खुद दिग्विजय सिंह के समय लागू हुई थी। 1994 में जो पहले इलेक्शन हुए थे, संविधान संशोधन जो 73वां 74वां था, उसके अंदर मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो नया एक पारित हुआ और उसके तहत ये सीधे इलेक्शन कराए गए थे।
उन दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में 3 चुनाव हुए इस तरह से, जो डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे महापौर के। और तो अब सवाल ये कि उसके बाद ये व्यवस्था बीजेपी सरकार में भी लागू रही। कमलनाथ सरकार ने जरूर इसमें परिवर्तन किया, क्यों किया ये वो जाने, लेकिन हो सकता है उनको ये शायद इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा होगा कि वो अपने आप जिता सकते हैं डायरेक्ट इलेक्शन में, इसलिए व्यवस्था लागू की गई होगी। वरना ये जो व्यवस्था पहले से लागू थी और जो कांग्रेस सरकार ने लागू की थी, जिसको दूसरी कांग्रेस सरकार ने बदला क्यों, ये इसका कोई कारण आज तक ठोस औचित्य समझ में नहीं आता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये है कि ये व्यवस्था बेहतर है। इसके पहले 73वां 74वां जो संशोधन था, उसके पहले जो राज्य में चुनाव होते थे नगरीय निकायों के, वो जरूर अप्रत्यक्ष प्रणाली से होते थे, उससे पार्षद चुनते थे महापौरों को। लेकिन वो नए संशोधन के बाद तो जो संवैधानिक संस्थाएं बना दी गई, तो उसके बाद व्यवस्था खत्म हो गई। उसी पुरानी व्यवस्था को जो पहले खत्म की जा सकती थी, उसको फिर लागू करने का क्या औचित्य था, ये कांग्रेस ही जान सकते हैं। ये कोई बदलाव नहीं है, बल्कि उसी पूरा पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करने का प्रयास है। वो मेरे ख्याल से ज्यादा सही है, क्योंकि इसमें न तो महापौरों को पार्षदों के दबाव में काम करना होता है, और दूसरी ये है कि महापौर बनने के लिए जो खरीद फरोख्त होने की संभावना थी अपने आप खत्म हो जाती है। बिल्कुल। अनुराग जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से अब ये बदलाव हुआ है, सियासत भी बढ़ती जा रही है। आखिर सियासत की हवा इतनी क्यों बदल रही है? देखिए, जब हमने जो अभी कहानी दिखाई उसमें इसके फायदे तो बताए, लेकिन इसका नुकसान नहीं बताया। अजय सर ने जो कहा, मुझे लगता है कि दोनों बातों पर बातचीत हो जाए। जाहिर सी बात है कि कमलनाथ सरकार ने इसको बदला और फिर बीजेपी की सरकार ने इसे बदल दिया है। 2 साल कोरोना के रहे और उस दौरान जो फैसला लिया गया था वो लागू नहीं हो पाया, लेकिन इसके बाद हमने देखा है कि कई जगहों पर अस्थिरता रही है, चाहे दमोह हो, बानमोर हो, फिर और भी कुछ जगहों पर चाहे चाचौड़ा हो। लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे और मुझे लगता है कि अगर इसके नुकसान ये है कि अध्यक्ष और पार्षदों में टकराव बढ़ सकता है। दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि अगर अध्यक्ष, ऐसा मैं मानता हूं, हो सकता है मौसम जी या फिर विक्रम जी या अजय सर मुझे ठीक कर सकते हैं, दूसरा ये हो सकता है कि अगर बहुमत पार्षदों का हो और अध्यक्ष किसी दूसरे दल का हो, तो ये भी हो सकता है कि कामकाज चलाने में मुश्किल हो। जब बड़े पद के लिए सीधा चुनाव होता है तो ऐसा हमने अक्सर देखा है कि हम कहते थे कि जो वार्ड का चुनाव होता है वो लोकसभा के चुनाव से ज़्यादा खून खराबा होता है। खास करके अगर देश की राजनीति में अगर कुछ प्रदेशों की आप बात करें, खास करके जब हमने देखा था 80-90 के दौर में बिहार या पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं, पार्टी हाईकमान का कंट्रोल हो जाएगा और कई बार ऐसा लगेगा कि छोटे वार्डों के जो मुद्दे हैं वो दब गए हैं। तो मुझे लगता है, क्योंकि अच्छाई की बातें सबने की, तो मुझे लगता है कि ये नुकसान हो सकते हैं अगर इस प्रणाली पर हम वापस लौटते हैं। फिर जैसे जैसे हमारे जो भी पैनलिस्ट हैं उनकी बात होगी तो हो सकता है इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएं। मौसम जी, आपकी ओर आना चाहूंगी मैम, क्योंकि अब जिस तरह से ये फैसला लिया गया है, अगर हम देखें केंद्र में, तो केंद्र में भी अप्रत्यक्ष ही तरीका अपनाया जाता है प्रधानमंत्री को चुनने के लिए। तो यानी कि कहीं हद तक ये भी सहमति है पार्टी में, बीजेपी में, कि अप्रत्यक्ष दौर भी सही है। तो ऐसे में अब यहाँ क्या दिक्कत आ रही है? डायरेक्ट वे कराना पड़ रहा है, अप्रत्यक्ष वे हटाना पड़ रहा है? देखिए, जब हम नगरीय निकाय चुनाव की बात करें, यह भी सही है कि लंबे वर्षों तक मध्य प्रदेश में डायरेक्ट इलेक्शंस हुए और मुझे लगता है इसके पीछे सोच यही है, चूंकि हर प्रणाली के कई फायदे हैं तो कहीं नुकसान भी है, लेकिन मुझे इस प्रत्यक्ष प्रणाली में ज्यादा पारदर्शिता और ज्यादा जिम्मेदारी जनता के प्रति प्रतीत होती है। और इसी सब जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए कि जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेही, डायरेक्ट कनेक्शन, और जो अस्थिरता की बात हमेशा आती है उसको भी लेकर डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार द्वारा बड़ा कदम उठाया गया। क्योंकि हम जानते हैं कि जब पार्षदों से चुनकर आते हैं तो कहीं ना कहीं उतनी स्वतंत्रता के साथ काम करने में सहूलियत नहीं होती। मैंने भी एक नहीं अनेक चुनाव को बहुत करीब से देखा है और इन सब चीजों को देखते हुए कि जब हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो मुझे लगता है डायरेक्ट जनता से जब नगर की सरकार, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, इसका चयन होता है तो ज्यादा जिम्मेदारी के साथ जनप्रतिनिधि काम कर सकते हैं। और इन्हीं सभी को देखते हुए एक स्थिर शासन मिले, एक सीधे जवाबदारी हो, इन सबको देखते हुए जो 2019 में कमलनाथ जी की सरकार के द्वारा परिवर्तन किया गया उसको वापस से मोहन सरकार द्वारा लाया गया है, जिसका मैं बहुत स्वागत करती हूँ।
बिल्कुल। विक्रम जी, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि ये जो प्रणाली है, लंबे समय से ये प्रणाली आप ही की तरफ से सुझाई गई, यानी कि कांग्रेस की तरफ से, और लंबे समय से उसके बाद फिर डायरेक्ट प्रणाली को ही अपनाया जा रहा था। ऐसा क्या हुआ कि 2019 में इसको बदलने की ज़रूरत आ पड़ी और एक बार फिर अब ये बदला गया है, तो अब इससे नाराज़गी है? हमें इस बात का फख्र है कि पंचायत स्तर पर और नगर निकाय के स्तर पर जो त्रिस्तरीय चुनावों की प्रक्रिया है, वो राजीव गांधी जी का सपना था, वो हमने लागू की। मध्य प्रदेश में ये दिग्विजय सिंह साहब के समय से लागू है और इसमें आरक्षण का ही प्रावधान था। फिर भाजपा ने इसमें 50% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया, वो भी एक अच्छा कदम हम मानते हैं। लेकिन जो लोकतंत्र होता है वो सहमति की ओर जाता है, वो अधिनायकवाद की ओर नहीं जाता है। वो भाजपा की जो संघ की जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के प्रति दुराग्रह रखती है। तो वो जहां उसको मौका मिलता है वो सहमति के स्थान पर अपने निर्णय को थोपने वाली संस्थाओं की तरफ ज्यादा जाती है। उनका एक स्वाभाविक रुख है ये। अब आप देखिए कि ये निर्णय लागू करने के पीछे पहली बात तो ये है कि ये बहुत बड़ा नवाचार नहीं, भाजपा पहले भी ऐसा करती थी, लेकिन इतना गाल बजाने की क्या जरूरत है कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। ये छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे प्रशासनिक निर्णयों को बड़े इवेंट के तौर पर प्रस्तुत करते हैं जिससे इनकी अन्य विफलताएं और असफलताएं छप जाएं। दूसरी बात यह है कि अध्यादेश लाने की क्या आवश्यकता थी। मैंने वही बात बताया कि अध्यादेश लाना भी एक तानाशाही और अधिनायकवाद वाली मानसिकता का द्योतक है। जब 2 साल के बाद इलेक्शन है, इसके पहले बीच में अनेकों विधानसभा सत्र होने हैं, तो आप सामान्य प्रक्रिया कैबिनेट में पास कर दिए, सामान्य प्रक्रिया के तहत आप उसको सदन में रखते, चर्चा होती, क्योंकि बहुमत आपका है तो आप बहुत आसानी से उसको पास करा लेते। तो ये कौन सी बौखलाहट है मोहन सरकार की कि आप अध्यादेश की तरफ भाग रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, ये कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है जो धीरे धीरे हमारे सामने आएगी। और दूसरा ये है कि इन्होंने अपनी सरकारों में भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया है। जब करोड़ों के रेट विधायकों के लोग लगाते हैं तो इनको ये आशंका है कि जो पार्षद है वो भी इसी प्रक्रिया का पालन करेगा, और चूंकि सरकार इनकी है तो इन पर एक दबाव होगा कि अधिकतर नगर निगमों को हम अपने पक्ष में रखें। तो यदि ये अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाएंगे तो जो बार्गेनिंग है, जो पैसा है, वो इनकी देखा, इनने ही सिखाया ये संस्कार कि जब ये विधायकों को खरीदते हैं तो कहीं पार्षद भी अपने दाम न लगाएं, और वो बड़े बड़े दाम लगाएंगे। और इनके सरकारों में तो इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार हो चुका है कि जो पार्षद हैं वो हर साल अपने वोट को नेगोशिएट करते हैं। इसलिए करते हैं कि उनको ये पता है कि चाहे मोहन यादव हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, इनके लिए भ्रष्टाचार शिष्टाचार है, इनके लिए शुचिता का आग्रह इस तरह खत्म हो गया है। और दूसरी बात यह है कि ये कहीं सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके जो प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली को अपना रहे हैं उसमें सीधा हस्तक्षेप करेंगे और एक तरीके से चुनाव अपने पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा ये मानना था कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से जो निचले स्तर पर लोगों को एक आम सहमति की ओर बढ़ने की जो ट्रेनिंग मिलती है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है, एक तो वो भावना आहत हो रही है। और दूसरी बात इसमें ये देखिए, जो मेरी बात की पुष्टि के लिए इन्होंने जो पार्षदों को निष्क्रिय कर दिया है, शक्ति विहीन कर दिया, वो बड़ी चिंता की बात है। अनुराग जी बैठे हैं, मेरी शंका का निवारण करेंगे वो, कि आपने उनसे अविश्वास लाने का अधिकार खो दिया है। अब मुझे बताइए कि वो अब यदि वहां जो बैठा जो है प्रतिनिधि है उसके पास कोई अधिकार नहीं है अध्यक्ष पर नियंत्रण रखने का, तो वो सदन कहाँ हो गया, वो तो दरबार बन गया। तो ये दरबारी बनाने की जो प्रक्रिया है ये नीचे से लेकर ऊपर तक ले जाना चाहते हैं। संघ की बहुत दूरगामी जो सोच का जो परिणाम है। अब आप देख लीजिए क्या होता है जब आप सत्ता में लोगों की भागीदारी नहीं करते हैं और उनको आम सहमति की ओर नहीं ले जाते हैं। तो उससे ये होता है कि आप अभी नेपाल में हालात देखे, इसके पहले बांग्लादेश में आपने हालात देखे, तो ये मान के चलिए कि आज जो है अधिनायकवाद को या प्रत्यक्ष प्रणाली को या अध्यक्षीय प्रणाली के प्रति लोगों में बहुत सम्मान नहीं रह गया है। अब सम्मान इस बात के लिए रह गया है कि आप कितने लोगों को लोकतंत्र में भागीदार बनाते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि वो आम सहमति की तरफ जाए, जो इस पूरे निर्णय में हम उसका पूरा लोप या उसको गायब देख रहे हैं। हमारी बड़ी आपत्ति है कि पार्षदों को जो
अविश्वास प्रस्ताव है उसका अधिकार उचित ठीक तरीके से है, दिया जाना काफी सारी आपत्तियां यहाँ पर दर्ज कराई गई, आरोप लगाए गए हैं बीजेपी पर। मौसम जी सवालों का जवाब भी लेंगे, लेकिन अनुराग जी आप कुछ सवाल करना चाहते हैं, मैं चाहूंगी कि आप भी यहाँ पर आरोपों के बीच अपने तर्क रखें। मैं अस्मिता, मैं तो विक्रम जी से बस यही कहना चाहूँगा कि देखिए हमारी बहस में कितना लोकतंत्र है कि आपने बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं पर आरोप लगा और मौसम जी ने धीर गंभीर होकर बिल्कुल सुना उसको। अब शायद वो रिबटल देंगी, लेकिन जब आप कह रहे थे तो उन्होंने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। तो मैं हम सबको ये अब मौका मौसम जी को ज़रूर देना चाहिए कि जो इतने बड़े आरोप लगे हैं उस पर अगर वो कुछ कहना चाहें पहले तो। अश्मिता जी, बहुत सारे आरोप हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय द्वारा लगाए गए। एक तो पहली बात, ये निर्णय से भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र के प्रति और जनता की जवाबदेही की गंभीरता स्पष्ट होती है। प्रक्रिया क्या अपनाई गई वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आपकी सोच क्या है। कांग्रेस की हमेशा से परंपरा ही रही है बैकडोर एंट्री, और मुझे लगता है कमलनाथ सरकार द्वारा जो 2019 में यह निर्णय लिया गया, ये उसी बैकडोर, क्योंकि धरातल पर आज कांग्रेस पूरी तरीके से विफल है। लगातार चुनाव में हार का सामना इस बात को दर्शाता है कि जनता ने कांग्रेस को बुरी तरह से नकार दिया। आज हम वर्तमान की परिस्थितियों को भी देखें, चाहे मध्य प्रदेश में लोकसभा में 29 में से 29 सीट की बात हो, मध्य प्रदेश में सरकार की बात हो, जो विधानसभा में प्रतिनिधित्व की बात हो, नगरीय निकाय, नगर निगम, सारी जगह प्रतिनिधित्व की बात हो। मुझे इस बात का खेद है कि हमारे बड़े भाई विक्रम चौधरी जी प्रवक्ता तो हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज उनको बहुत है क्योंकि ऑब्वियसली पीएचडी उनकी डिग्री है, लेकिन भाई साहब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिकली हम सब ने दोनों ही तरीके के अवसरों को देखा है। जिस निर्भीकता निष्पक्षता के साथ चीजें सामने आती है, जब हम सीधे जनता से चुने जाते हैं तब बहुत स्पष्ट होती है। और उस समय कमलनाथ सरकार को ये पता था कि अगर वो सीधे चुनाव से जाएंगे तो हार का करना पड़ेगा, वो किसी भी तरीके से जनादेश उनके पक्ष में नहीं आ सकता। और इसीलिए आप जिन नेपाल बांग्लादेश जिन तमाम चीजों की बात कर रहे हैं, मैं इस डिबेट के माध्यम से भी आपके नेता राहुल गांधी जी की निंदा करना चाहती हूँ, जिस तरीके से वोट चोरी के माध्यम से इस देश के लोकतंत्र पर प्रश्न उठाने का काम किया है। यह भी वोट चोर कहते हैं, लेकिन लिखित रूप से किसी प्रकार का कोई शिकायत और प्रमाण और इसलिए आज के दौर में बहस यह नहीं है। विश्व के इन्होंने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं, सीधे जनता से चुनकर आता है, एक भी मेरे प्रश्न का तार्किक उत्तर नहीं दिया क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। इन्होंने ये नहीं बताया कि अध्यादेश को लेकर आए, अब कहाँ की बातें किसी तरीके से हम इनडायरेक्ट रूप से एंट्री पा जाए। और इसलिए जितनी बात हम सब करेंगे, अरे मैडम आप अध्यादेश क्यों लाए? आप मेरी बहन तो यहाँ पे बताइए कि आप अध्यादेश क्यों लाए? जो निर्णय स्वागत योग्य है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, और मुझे लगता है यह निर्णय एक अच्छा निर्णय है, जनता के प्रति जवाबदेही का निर्णय है। और सिर्फ 50% आरक्षण भी नहीं, पिछले समय तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण के साथ चुनाव कराकर मध्य प्रदेश ने हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, आप बताइए अध्यादेश को लेकर आया, विश्वास देती है, जनादेश देती है, तो इस तरीके से स्थिरता के साथ सरकार चले, चाहे नगर की सरकार हो। काफी गंभीरता के साथ, क्योंकि मौसम जी ने पहले विक्रम जी को सुना और अब उसी गंभीरता के साथ जवाब भी दे रही है मौसम जी, और ऐसे में विक्रम जी की आवाज दब गई है। बार बार एक ही सवाल कहते हुए विक्रम जी दिखाई दे रहे हैं कि अध्यादेश क्यों लेकर आए, क्यों नहीं लेकर आए, तो इसका भी जवाब मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने। आप मेरे वही सवाल यथावत हैं कि अध्यादेश क्यों लाए? ये जी अनुराग जी, मेरे ख्याल से अजय सर हमारे पैनल में एक वरिष्ठ पत्रकार है, वैसे तो सत्र में इसको पारित करवाना ही होगा। तो विक्रम जी के सवाल सर मौसम जी ने तो साइड स्टेप कर दिए। अगर आप इनकी जो एक अनुरोध है उसको शांत कर पाएं कि अध्यादेश का रास्ता ही क्यों चुना, सत्र में क्यों नहीं लेकर आई? अजय सर। देखिए अनुराग जी, मुझे लगता है कि अध्यादेश सरकार इसलिए लेकर के आई कि बार बार अविश्वास प्रस्ताव लाने की अवधि सरकार को बढ़ाना पड़ रही थी। 1 साल हुई, फिर 2 साल हुई, फिर 3 साल किया गया, फिर अभी 4.5 साल कर दिया गया। तो ये बार बार सरकार को जो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए अवधि बढ़ानी पड़ रही है, उसका एक ही इलाज है कि आप अध्यादेश लेकर के उसको, और वैसे भी अध्यादेश को विधानसभा में पारित कराना ही पड़ेगा, कानून तभी बनेगा वो।
तो अभी चुनाव में भी अभी काफी समय, लगभग 2 साल हैं, उसके पहले तो ये पारित हो ही जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत बड़ी बात है ये वाली। मुद्दा दरअसल ये है कि क्या, जैसे आपने जो पूर्व में सवाल उठाए थे कि भाई इसमें क्या लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है पार्षदों के, और पार्टिसिपेशन पब्लिक का घट रहा है, और खास करके कुछ जगह पर पिछले चुनाव में भी हुआ था कि परिषद किसी और की बन गई, मतलब अध्यक्ष किसी और का बना, महापौर किसी और पार्टी का बन गया डायरेक्ट इलेक्शन में, और दोनों के बीच टकराव हुआ। ये कई जगह देखने को मिला है। तो ये दिक्कत तो है, उसमें भी अभी भी रहेगी। लेकिन सवाल है कि इसका परसेंटेज कितना है। जितनी नगर पालिका है, नगर निगम है, उनमें से 1-2 गिनी चुनी जगहों पर ये स्थिति बनी है। आमतौर पर जनता जो वोट करती है वो एक तरफ ही, पार्षद भी हमारे जाते उन्हीं के जीतते हैं और महापौर भी उन्हीं का जीतता है। कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसा तो बहुत कम जगह हुआ है चुनाव के अंदर सीधे। तो वो एक समस्या जरूर है। लेकिन लेकिन ओवरऑल अगर इसकी जो देखा जाए, क्योंकि लगातार महापौर पद के लिए जो सौदेबाजी भीतर या दबाव की राजनीति चलती है इनडायरेक्ट वाले में, तो उस पर तो इससे लगाम लगेगा, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल अनुराग जी, क्योंकि एक यहाँ पर एक बात सवाल उन्होंने मेरा कही कि मौसम जी से होगा। जी अस्मिता, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था मौसम जी से। मौसम जी, जो सीधा चुनाव होता है अक्सर वो व्यक्तित्व आधारित और पार्टी आधारित हो जाता है, और जो नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव होते हैं बहुत छोटे छोटे मुद्दों पर भी रहते हैं। मान लीजिए किसी नाली की समस्या या खड़ंजे की समस्या, फलाना ढिमकाना। आपको नहीं लगता है कि जब व्यक्तित्व आधारित और पार्टी आधारित रहता है तो कई बार ऐसे छोटे मुद्दों से ध्यान भटक जाता है? इसीलिए प्रणाली, शायद विक्रम जी को इस पर ऐतराज है, और इसीलिए प्रणाली उतनी कारगर नहीं है, ऐसी उनके मन में आशंका है। क्या इसका निवारण आप करना चाहेंगी? देखिए, आज का मतदाता बहुत जागरूक है, और खासतौर पर जब नगरीय क्षेत्र की बात करते हैं तो सभी बड़ी जागरूकता के साथ, क्योंकि ये सही है कि जब हम नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं तो स्थानीय मुद्दे ही मुख्य होते हैं। हमने पिछले 2022 के चुनाव में डायरेक्ट इलेक्शन को भी बहुत करीब से देखा, और उसके पहले डायरेक्ट इलेक्शंस को भी देखा है। ऐसा नहीं है, पार्टी की विचारधारा, व्यक्तित्व और सारा संगठन, और दोनों ही में जब बड़े राजनीतिक दल चुनाव क्षेत्र में आते हैं तो सारे जो उनकी बूथ की संगठन की तैयारी के साथ पूरे दे गिव देयर 100%। तो इसमें यह नहीं है कि स्थानीय मुद्दे कहीं भटक जाते हैं, और इसमें जो मुझे लगता है कि पार्टी को और जमीनी स्तर पर अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलता है कि अगर आप धरातल पर मजबूत हो, आपकी योजनाएं अंतिम छोर तक पहुंची है, तभी तो जनता आपको रिस्पॉन्ड कर रही है। बिल्कुल। विक्रम जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे। जी, मैं ये कह रहा था कि इन्होंने जो अनुराग जी ने सवाल उठाया है वो सब हमारे अनुभव में ये आता है कि जो सत्ता पक्ष होता है, डायरेक्ट निर्वाचन जो है उसके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि जहां विधायक होता है वो अपने आदमी को चुनाव टिकट दिलवाना चाहता है, और ये छोटे छोटे चुनाव होते हैं तो जो छोटे स्तर पर नगर पंचायत या नगर पालिका स्तर पर जो डायनेमिक लीडरशिप होती है वो विधायक के अधीन नहीं रहती है। तो आप देखेंगे कि निर्दलीय लोग जो है इसमें पर्याप्त मात्रा में चुन के आते हैं। तो ये तो एक तरीके से जो डायनेमिक लीडरशिप है उसके लिए तो अच्छा अवसर है, और हम इसका सीधा इस तरह विरोध नहीं कर रहे हैं कि आपने इसकी प्रणाली को बदल दिया अथवा नहीं बदल दिया। सरकार का प्रेरोगेटिव है वो जो प्रावधान रखे, लेकिन हमारा जो मुख्य चिंता ये है कि आप सदन को क्यों कमजोर कर रहे हैं बार बार। आप यहाँ अध्यादेश के माध्यम से आप विधानसभा को इग्नोर करते हैं, और पार्षदों को अविश्वास का प्रस्ताव लाने से रोक के रखने के लिए आप नगर के सदनों को आप कमजोर कर रहे हैं। और मेरा एक प्रश्न इनसे ये भी है कि आप देखिए कि 4 लाख करोड़ का इनका बजट है, 4.5 लाख का इन पे कर्ज है, 8-8.5 लाख करोड़ का जो पैसा है उसके बावजूद भी नगर निगम और नगर पालिकाओं में, विशेष तौर पर नगर परिषद नगर पालिकाओं में, नगर पालिका कर्मचारियों को कोई कैडर नहीं बना है। अभी भी 80% लोग वहां दैनिक वेतन भोगी हैं, जो स्थायी प्रकृति के पद हैं, उनका ये सरकार सृजन नहीं कर रही। 8.5 लाख करोड़ रुपया कहाँ जा रहा है ये कोई बताने वाला नहीं है। अनुराग जी से मैं जानना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्थायी प्रकृति के पद है वो क्यों सृजित नहीं कर रहे हैं, क्यों आउटसोर्स, क्यों संविदा। इसमें भी जो कर्मचारी हो 20-20, 25-25 साल से आउटसोर्स पे है, दैनिक वेतन भोगी है, आप उनको स्थायी कैडर बनाइए और उनमें यह भय पैदा करिए कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। आप उनको उस प्रक्रिया का स्थायी हिस्सा क्यों नहीं बनाते हो, जिससे हमारे जो नगर हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करें, क्योंकि अब शहर एक सपना नहीं रह गया है। आने वाले समय में लगभग 50% से ज्यादा जनसंख्या जो है शहरों में निवास कर रही होगी, और आपके पास कैडर नहीं है। 20 साल की सरकार ये जवाब नहीं दे सकती। जी
बिल्कुल, बहुत ही अहम चीज पूछी यहाँ पर। और शहर अब सिर्फ विक्रम जी जी अनुराग जी। विक्रम जी, मैं तो हाँ यही सर। कह रहा था कि पत्रकार तो वैसे भी हमेशा सार्थक प्रतिपक्षी ही होता है, तो ये चिंता हमारी भी सरकार से है कि लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों में सदन की अवधि कम की जा रही है, बहुत कम हो जा रही है रादर। तो ये सवाल तो हमारा भी रहेगा मौसम जी से कि जो सदन की बात की जा रही है कि आखिर उसकी अहमियत को क्यों कम किया जा रहा है, ये चिंता तो हम सबकी है मौसम जी। और जैसा विक्रम जी कह रहे हैं, ये चिंता मुझे लगता है बहुत वाजिब भी है। बिल्कुल मौसम जी, इसका जवाब चाहेंगे? मुख्य रूप से आज के विषय को लेकर जो बार बार विक्रम जी द्वारा कहा जा रहा है कि अध्यादेश क्यों, अध्यादेश लाकर आखिर यह वो भी इस बात को जानते हैं कि बाद में तो वो कानून बनेगा, ऑर्डिनेंस आके बिल पास होके सदन में आएगा ही, और इसको लेकर और मजबूती के साथ लागू होगा। जो बात वो आउटसोर्सिंग की कर रहे हैं और तमाम कैडर की कर रहे हैं, इसको लेकर पिछले दिनों भी हम जानते हैं कि स्थायी कर्मियों को लेकर एक लंबित प्रक्रिया है, जिसकी बहुत ज्यादा डिटेल तो मुझे नहीं पता, लेकिन शासन स्तर पर जरूर इसके प्रयास किए जा रहे हैं। अभी चूंकि हर क्षेत्र में उसका टेक्निकल पॉइंट तो इस बारे में मैं नहीं कह सकती स्पष्ट रूप से, लेकिन जो आज के जिस विषय के साथ हम लोग हैं कि भाई अध्यादेश क्यों आया, तो अध्यादेश आया, वो बिल बनेगा और मजबूती के साथ जनता के सामने आएगा। जो पिछले कई दिनों से पिछले बार भी हमने देखा कि 5 वर्ष के चुनाव 7 वर्ष के बाद हुए, तो सरकार अपनी जिम्मेदारी के साथ स्टेप बाय स्टेप चीजों को कर रही है और आने वाले समय में जनता की उम्मीदों के साथ खरा उतरेगी। बिल्कुल, अब जनता की उम्मीदों के साथ कितनी ज्यादा खरा उतर पाती है ये तो खैर समय के साथ पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से अब ये फैसला लिया गया है, एक ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर बरतने की कोशिश जरूर की गई। हालांकि आरोप लग रहे हैं कुछ अलग ही, तो इन आरोपों के बीच अब समय के साथ पता चलेगा कि आखिर ये निर्णय कितना ज्यादा सफल हो पाता है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का इस पैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम जी, मौसम जी, अजय जी, अनुराग जी, आप जुड़े और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश।